अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वारो छा अथव रिज़ल्ट आयो है न बा रिज़ल्ट नट नो कमीशन वारन मुंहिंजो पुछो था तव्हां पंहिंजो पुछो था तव्हांजो त रिज़ल्ट अची वियो आहे अकेडमी जो एमओ असांजो मुंहिंजो न आयो आहे रिज़ल्ट अॼु कोर्ट जो ऑर्डर आयो आहे डिसीजन आयो आहे त जेके एमओ वारा पास थिया हुया सिफारिश ते उहे सही आहिनि हक़ ते आहिनि उहे न लहंदा उहे वरी महिनत करे पास थिया आहिनि उन्हनि करोड़ रुपयो भरियो आहे 1.5 करोड़ जा वरी महिनत आहे उन्हनि जी मज़ाक आहे करोड़ ईअं त कोन्हे थींदो पढ़ंदव अचो मैथ वारो इशू थी वेंदो वरी मैथ वारा ॿार न अथव उहे मैथ पढ़ंदा तव्हां घणो कमु अथव त भले अचो बाक़ी अच्छा अदावत दरवाज़ो बंदि कयो वरी साईं खोले वियो प्रेम पीरियड सराजेश होगा वैसे कैमरा के थोड़ो साफ कयो मां त पंहिंजो पाण खे सफ़ा वीआईपी नज़र आंदो अॼु अहिड़ो आया बि न बैकग्राउंड जो त कमाल आहे अॼु मां पाण खे साफ़ करण जे करे ग्रीन बैकग्राउंड रखियो आहे नथा सो ठीकु आहे हाणे सही आहे चलो असांजी शक्ल ख़राब थी वई मेंटेन कयूं पंहिंजो पाण खे ठीक है अच्छा ॿुधो हमने पढ़ा था मेंडल को तो भाई मेंडल को लगता है कि मेरे वाले जो जीन है आई मीन फैक्टर है वो इंडिपेंडेंट है वो किसी क्रोमोसोम पर लगे हुए नहीं है ना सातों के सातों जो फैक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट है मगर ऐसा नहीं है तो हमें लगा आपको लगा सब पढ़ने वालों को मेंडल की स्टडी से लगेगा कि मेंडल वाले जो कैरेक्टर हैं 7 डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं ऐसा क्यों लगेगा हमें ऐसा क्यों लगता है हमें ऐसा क्यों लगता है कि मेंडल वाले कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर एक पेयर पर है दूसरा कैरेक्टर दूसरे तीसरा तीसरे चौथा चौथे पांचवा पांचवें छठा छठे और सातवां सातवें पेयर पर है क्योंकि मेंडल ने जब स्टडी की मेंडल ने लिंकेज तो देखी नहीं तो हमें ये महसूस हुआ जब हमने कैरियोटाइपिंग की जीन की स्टडी की लिंकेज देखी डेविड क्रॉस सारे कैरेक्टर एक दूसरे के से क्रॉस करके देखे तो हमें पता चला 4 क्रोमोसोम पर मेंडल के 7 कैरेक्टर हैं 4 क्रोमोसोम पर और वो जो जीन है वो बहुत दूर है एक दूसरे से चलो ये बात क्लियर फिनोटाइप और फिनोकॉपी क्या है एक तो फिनोटाइप होता है ना एक फिनोकॉपी क्या है हाँ सुने आगे लगो तो कुछ गलत थे तो फिनोकॉपी क्या है फिनोकॉपी सुने एक प्लांट है उसका जीनोटाइप अलग है दूसरा प्लांट है उसका जीनोटाइप अलग है जीनोटाइप दोनों के क्या हैं डिफरेंट मगर फिनोटाइप एक जैसे मगर इन दोनों के फिनोटाइप ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा ऐसे हो सकता है कि ये सपोज करें टाल प्लांट है ये टाल है और ये डॉर्फ है इन दोनों के को
इन दोनों को ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करवाया, बल्कि डॉर्फ को अच्छे वाले एनवायरनमेंट में ग्रो करवाया, और जो डाल था उसको बिल्कुल डिजर्ट दे दिया हमने, जीरोफिटिक एनवायरनमेंट दे दिया प्लांट को। अब बताएं इसके जो हाइट वाले जीन है वो सही काम करेंगे? काम नहीं करेंगे। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये डाल बनाने वाले जीन है तो आदमी या ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल डाल बनेगा। इसके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर भी चाहिए, और कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होके भी काम नहीं करते, क्योंकि वो जीन डिपेंड करते हैं आल्सो एनवायरनमेंट पर। कुछ ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट पर डिपेंड ही नहीं करते, असली वो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट काम करते हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर जैसे भी हों। तो यहाँ पे हाइट जो है दोनों की वो एक जितनी बनी, तो हमने हाइट को देख के कहा ये दोनों प्लांट एक दूसरे की कॉपी है, मगर जेनेटिकली ये डाल है, वो जेनेटिकली डार्फ है। जीनोटाइप अलग हो, फिनोटाइप एक ही जैसा हो तो इसे कहेंगे फिनोकॉपी। और ये होगा उन जीन में जो जीन कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, इस पर मल्टीफैक्टोरियल जीन। मल्टीफैक्टोरियल जीन उन जीन को कहेंगे जो जेनेटिक्स के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर पर या किसी और फैक्टर पर भी डिपेंडेंट हो फॉर देयर एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका कलर, हमारी हाइट, मल्टीफैक्टोरियल जीन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सारा मल्टीफैक्टोरियल है भाई। कलर एक बच्चा गोरे कलर का है जेनेटिकली गोरा है, दूसरा जेनेटिकली डार्क है, मगर दोनों को एक ही एनवायरनमेंट मिला है, एक जैसे हैं वो। ये डार्क तब बनेगा जब एक्सपोज होगा टू द एनवायरनमेंट, अभी डार्क नहीं बना। ठीक है, तो ये गोरा और डार्क जीनोटिपिकली है, फिनोटिपिकली एक जैसे हैं। गंदम जैसा कलर है इनका, बादाम जैसा कलर है, तो ये हो गया क्या? फिनोकॉपी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भाई, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? मेंडल ने किया। मेंडल का प्लांट बायसेक्सुअल था, यूनिसेक्सुअल था? अगर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इसका मेल पार्ट कट कर दिया, इमेस्कुलेशन की, और इसके खाली यूज किए क्या? पोलिन। इट मींस मेल फीमेल पार्ट इसका यूज नहीं किया था, तो बायसेक्सुअल, मगर यूज किया इसको एज अ और इसको एज अ। अब ये इन्हीं प्लांट से जब अगली जनरेशन लेगा तो इसका मेल पार्ट नहीं काटेगा, इसके लेगा पोलिन, और इसका मेल पार्ट काट देगा, मतलब इसको यूज करेगा एज अ। तो एक क्रॉस में इसको यूज किया मेल और इसको फीमेल, अगले क्रॉस में इसी प्लांट को एज अ फीमेल और उसको एज अ मेल। ये क्रॉस और ये क्रॉस, ये दोनों मिला के रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे कि एक जनरेशन में जिसको मेल काउंट किया है, कंसीडर किया है, उसी को एज अ फीमेल यूज करना है, और जिसको फीमेल उसको एज अ मेल। ऐसे कंटिन्यूअस क्रॉस आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक हो गया? फिनोकॉपी के एग्जांपल में होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी फिनोकॉपी है, बिल्कुल। ये फिनोकॉपी नहीं है। चलो भाई, तो मेंडल का कॉन्सेप्ट पूरा। नाउ हम मूव करेंगे मेंडल से आगे, कंक्लूड करें मेंडल को। तो मेंडल ने कहा 2 फैक्टर होते हैं एक कैरेक्टर के लिए, और लोकस वगैरह ये वो नहीं बताई, अकेले जीन होते हैं, क्रोमोसोम पर होते ही नहीं है, क्रोमोसोम कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, देखा ही नहीं कभी मेंडल ने। 7 साल की स्टडी में मेंडल ने काम पूरा किया। 1866 में पब्लिश हुआ इसका काम, फिर भी किसी ने नहीं माना।
बिग क्रॉस छा है, बिग क्रॉस नहीं बताया था मैंने, बताया था ना, टेस्ट क्रॉस को ही बिग क्रॉस कहते हैं। F1 को किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराए तो बिग क्रॉस, और अगर जीनोटाइप मालूम करना है तो कौन से पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव से। अगर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं तो ये बिग क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायबिटिस क्रॉस में, डायबिटिस क्रॉस का रेशियो क्या था, 25 25 25 25, 1:1:1:1, और मोनोहाइब्रिड का, चलो तो बचा ही कुछ नहीं मेंडल में अभी, ये आखिरी बात थी। अभी आगे मूव करेंगे, ये क्या हो गया ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो नहीं है 1:1:4 to 1:1, ये डायहाइब्रिड नॉर्मल का टेस्ट रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो फिनोटाइपिक रेशियो है या जीनोटाइपिक रेशियो है, 1:1:4 to 1:1, सोच लें। 1:1 फिनोटाइपिक रेशियो है या जीनोटाइपिक रेशियो है? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप भी 50%, फिनोटाइप भी 50-50%, दोनों रेशियोज एक जैसे हैं। समझ आ रही है? वो भी 1:1 है, वो भी 1:1 है। चलो भाई, कौन सी जेनेटिक्स पढ़ेंगे अभी? नॉन मेंडेलियन, डेविएशन ऑफ द मेंडल, अपोजिट मेंडल के जो बातें करें, और साइंटिस्ट आएंगे कि मेंडल ने कहा था कि 2 जीन होते हैं, एक ही लोकस पर होते हैं। खैर ये तो मेंडल ने नहीं कहा था कि एक ही लोकस पर होते हैं, हमें पता चला है कि मेंडल वाले जीन एक ही लोकस पर होते हैं ना, हमें तो पता है ना, क्योंकि मेंडल को इसीलिए लोकस का पता नहीं था क्योंकि क्रोमोसोम का पता नहीं था, हमें पता है। हमने आज मेंडल को फोन करके बताना है कि भाई आपके जो जीन है वो 7 क्रोमोसोम में से 4 पेयर पर हैं, फला 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 लोकस पर हैं, लोकस भी है, इनकी लिंकेज भी है इनके अंदर, मगर आपको नहीं मिली थी लिंकेज। ठीक है, रात फोन कर लेना मेंडल को, बताना है मेंडल को, और ये भी कहना है कि आपकी गलती नहीं है, उस टाइम में बड़ा काम कर लिया आपने। प्लीयोट्रॉपी, कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट। सुने भाई, डेफिनेशन को छोड़े, बात सुने। डिजीज सुनी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नहीं है ये डिजीज, किसकी है? अरे तो भलो ना है ना माना, जो म्यूकस बनाने वाली लाइनिंग्स हैं, सलीवा बनाने वाली लाइनिंग्स हैं, स्वीट प्रोड्यूस करने वाली लाइनिंग्स हैं, विक्स प्रोड्यूस करने वाली लाइनिंग है, ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आपने पढ़ा था एक जीन CFTR, आ रहा है याद? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस, टी स्टैंड फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर एक प्रोटीन है जो बनाता है जीन, और तब बनाता है जब जीन डोमिनेंट होता है। और ये प्रोटीन क्या करती है? जहां से अंदर से म्यूकस बनती है, उस म्यूकस को अंदर से उठा के बाहर लेके आती है। तो प्रोटीन का काम क्या है? जिस सेल के अंदर म्यूकस बन रही है उस सेल से म्यूकस को बाहर निकालना, जहां से स्वीट बन रहा है वहां से स्वीट को बाहर निकालना। समझ आ रही है? अगर ये जीन एक, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला कैपिटल एफ जीन हो जाए स्मॉल एफ, तो ये प्रोटीन बनेगी? नहीं बनेगी।
अगर नहीं बनेगी तो म्यूकस होगी म्यूकोसा के ऊपर। कहां पे है म्यूकोसा? रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जीआईटी ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, है ना, बर्थ केनाल, ये वो बहुत सारी जगह हैं म्यूकस की। सारे ड्राई, सारे काम रुक जाएंगे, पेरिस्टालिसिस अफेक्टेड हो जाएगी, एंटी पेरिस्टालिसिस के मसले, डाइजेशन के मसले, इम्यूनिटी के मसले, हजारों मसले गले पड़ जाएंगे। स्किन सूख जाएगी क्योंकि स्वीट नहीं प्रोड्यूस होगा, डिजीज लग जाएंगी, स्किन की वैक्स नहीं होगा, इम्यूनिटी नहीं होगी। समझ आ रही है बात? एक जीन के काम ना करने से कितने मसले हो गए हैं? हजारों कह लें, हैं तो नहीं, 10, 20, 30, 40, 50। जब एक जीन कंट्रोल करे मोर देन वन कैरेक्टर, ऐसी फिनोमेना को कहेंगे। तो क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेयोट्रॉपी? ठीक है, एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल सुनिए, बीमारी सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है इसमें? आरबीसी सिकल टाइप बन जाता है ड्यू टू द म्यूटेशन इन द बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। भाई हेमोग्लोबिन में कितने अल्फा होते हैं? 2 अल्फा, 2 141 141 अमीनो एसिड इन द अल्फा चेन, 146 अमीनो एसिड इन द बीटा चेन, और छठा नंबर जो अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड? तो शेप द आरबीसीआर ग्लोब्यूलर शेप को मेंटेन करता है ना। और दूसरा काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का रोल प्ले करता है, आयरन के साथ बॉन्डिंग करवाता है, हीम पार्ट के साथ, ये सारे काम इसके हैं। तो अगर ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर फाइब्रस हो जाए, खुल जाए, तो आरबीसी जो है फूला हुआ नहीं रहेगा, सिकल शेप बन जाएगा, क्रेसेंट शेप बन जाएगा। इसका पता है आपको? डाइसल्फाइड ब्रिज मतलब ग्लोब्यूलर शेप मेंटेन करना, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाए, इट मींस आदमी के पास जीन कौन से हैं? डोमिनेंट, रिसेसिव? दोनों रिसेसिव है कि रिसेसिव? दोनों रिसेसिव। अगर एक रिसेसिव है तो द पर्सन विल कॉल्ड एज कैरियर, एक तो काम कर रहा है ना। तो अगर दोनों रिसेसिव हैं तो जो बीटा चेन बन रही है वो क्या बन रही है? एबनॉर्मल, विद वेलाइन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। तो जो ब्लड होगी बॉडी के पास सही से जाएगी, सही ऑक्सीजन पहुंचेगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, वीकनेस होगी, है ना। और क्लॉट बनेंगे, ब्लड में फंस जाएगी, ये मैंने पढ़ाया है सिकल सेल एनीमिया में। क्लॉट बनेंगे, थ्रम्बस बनेंगे, ऑर्गन पैरालाइज हो जाएंगे, और लिवर के ऊपर मसला होगा बड़ा, क्योंकि लिवर को कहा जाएगा भाई नहीं ब्लड बनाओ, नहीं, और भाई अभी बनाई है, वो तो एबनॉर्मल है। तो लिवर डैमेज होगा, और जो बनी है आरबीसी उसको कहाँ भेजा जाएगा मारने के लिए? स्प्लीन में। स्प्लीन भी सुल जाएगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, स्वेलिंग करेगी। स्प्लीन और लिवर दोनों अफेक्टेड, पूरी बॉडी के ऑर्गन अफेक्टेड, सांस लेने में मसले, सारे मसले ये ओनली एक जीन के पेयर की काम ना करने की वजह से। तो सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, हाँ, आल्सो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंट। मगर वहां पे सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट जो होगा वो पेशेंट नहीं होगा, वो होगा कैरियर। अगर कैरियर हो तो कोडोमिनेंट में, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ। इस पर आते हैं। फिलहाल सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ, भाई चलो ये आ गई है बात, तो क्लियर कर ले कैरियर कैसे। चलो मैं बता रहा हूँ, वैसे तो टॉपिक वो है मगर अभी इस पर आ गए। कोडोमिनेंट का क्या मकसद है? दो जीन है, दोनों डोमिनेंट है, दोनों अलग है, हेटेरोजाइगस है, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई किसी को सप्रेस, यार ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर रहे, कोई किसी से डोमिनेंट, हर कोई अपनी दुनिया का बादशाह है, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों के प्रोडक्ट बन रहे हैं,
दोनों के प्रोडक्ट सेल पर अवेलेबल हैं, तो जीन को क्या कहेंगे? कौन से वाले को डोमिनेंट कहेंगे? दोनों को। तो दोनों डोमिनेंट, मेंडल ने कहा था जब दोनों डोमिनेंट होंगे तो एक्सप्रेशन कितने होंगे? टाल। और कोई कैरेक्टर होगा? मगर यहाँ पे एक है एंटीजन एम बनाने वाला, दूसरा एन बनाने वाला, एक एंटीजन बी बनाने वाला, एक ए बनाने वाला। तो भाई एंटीजन ए बनाने वाला, एंटीजन बी बनाने वाला, एंटीजन एम बनाने वाला, एंटीजन एन बनाने वाला। अब बताएं, एंटीजन आरबीसी पर ए भी लगी हुई है और ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ओनली बी, ए बी, मतलब कौन से जीन ने काम किया? दोनों ने। दोनों के प्रोडक्ट हैं, दोनों के काउंट हो रहे हैं, तो ये कोडोमिनेंट है। एम एम ब्लड ग्रुप, ये भी अगर एन एन हो, एम एम हो तो नहीं है, तो सिंपल डोमिनेंस है। समझ आ रही है? चलो अब ये कोडोमिनेंट के एग्जांपल। अब सिकल सेल एनीमिया कैसे कोडोमिनेंट का एग्जांपल? सिकल सेल एनीमिया बीमारी नहीं, उसका कैरियर, मतलब एक जीन है CFTR डोमिनेंट, सॉरी सिकल सेल एनीमिया वाला, गलती गलती नहीं, गलतान, बड़ी गलती है। चलो वापस, एक जीन है सिकल सेल एनीमिया वाला डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। कौन सा बीटा प्रोटीन एबनॉर्मल बनाएगा? कौन सा नॉर्मल बनाएगा? अब यहाँ पे बड़ी टेक्निकल बात समझनी है। मैं कहता हूँ जेनेटिक्स को समझना है तो नेचर ऑफ द जीन को समझना चाहिए। हम रटा लगा देते हैं, क्या रटा लगा देते हैं? हम ये रटा लगा देते हैं कि ये रिसेसिव जीन का मतलब है काम नहीं करेगा, है ना? अगर ऐसा नहीं होता, कोई रिसेसिव जीन ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं, उनको भी रिसेसिव काउंट करते हैं। जैसे मिसाल की बात है, कोई सेल है, इसके पास 1000 दफा डिवाइड करने की कैपेसिटी थी, अभी जो जनरेशन चल रही है इसमें ये सेल 100 दफा डिवाइड कर रहा है। ये इसका असल फॉर्म है, ये इसका आज वाला फॉर्म है। तो आज वाले फॉर्म को क्या डोमिनेंट कहेंगे? रिसेसिव कहेंगे। ये भी जीन रिसेसिव हो गया। भाई वो कौन सी शुगर है? टाइप 2। टाइप 2 में पहले 40 साल काम चल रहा है, 40 साल के बाद जीन ने कहा बस भाई मैं नहीं बनाऊंगा ये रिसेप्टर लिवर पर इंसुलिन के लिए। क्यों भाई? क्योंकि कैपेसिटी अब वो नहीं रही मेरे पास। 40 साल तक बना लिया, भाई उस आदमी में 100 साल बना रहे हो वो उसकी बात है, मेरे वाले केस में ये नहीं है। तो ये जीन क्या हो गया है? पावर इसने कम कर दिया है, 40 साल बना रहा है, फिर भी काउंट करेंगे ये क्या है? असली डोमिनेंट जीन का की डेफिनेशन क्या है? वाइल्ड फॉर्म, असली फॉर्म ऑफ जीन। वाइल्ड फॉर्म, असली फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट। असली फॉर्म जो पूरा का पूरा काम करे। ठीक है, चलो तो बीटा चेन में डिफेक्ट होगा हेटेरोजाइगस में। चलो अब एक जीन रिसेसिव हो गए काम कम करने वाले, एक जीन रिसेसिव हो गए काम जीरो करने वाले। ये हमें समझ आते हैं कि भाई जो काम ना करे वो रिसेसिव है। अब सिकल सेल एनीमिया वाला जो स्मॉल जीन है, क्या ये काम नहीं कर रहा? क्या ये बीटा प्रोटीन नहीं बना रहा? एक तो चेंज आ रही है, बाकी तो प्रोटीन बन रही है ना। अगर मैं म्यूटेशन से सवाल पूछूं यहाँ पे कि ये कौन सी म्यूटेशन हुई है? जीन म्यूटेशन तो है, जीन म्यूटेशन में से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन एक ही बात है। उसमें एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया, दूसरा ऐड हो गया, इसका सब्स्टिट्यूशन। एक निकला ही नहीं, एक और आ गया, एडिशन। ठीक है, डुप्लीकेशन। और एक निकल गया ओनली, ये डिलीशन। तो ये कौन सी म्यूटेशन है? ये सब्स्टिट्यूशन है। सिर्फ एक कोडान में चेंज आ रही है। वो अगर एक ऐड हो जाता तो सारे कोडान में चेंज, समझ आ रही है? फ्रेम शिफ्ट हो जाता।
अगर एक निकल जाता तो भी सारे कोडान में चेंज, एक कोडान में चेंज आई है, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड वाली जगह वेलाइन बन रहा है। ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है, प्रोटीन बनेगी मगर कौन सी बनेगी, और वो एबनॉर्मल प्रोटीन बॉडी में सिम्टम देगी, कैरेक्टर देगी। कौन से? सिकल सेल एनीमिया। क्या सिकल सेल एनीमिया कैरेक्टर नहीं है? तो कैरेक्टर देने वाला जीन डोमिनेंट होता है या रिसेसिव? तो सिकल सेल वाले जीन को भी डोमिनेंट कंसीडर करेंगे। समझ आ रही है? रिसेसिव क्यों कहे, कब कहते? जब कैपिटल एस के होते हुए, कहाँ गया वो पेज, कैपिटल एस के होते हुए ये काम करे जीरो, तो रिसेसिव। समझ आ रही है बात? अब ये काम कर रहा है नॉर्मल बना रहा है और ये एबनॉर्मल, मतलब ये सप्रेस नहीं हुआ ना, इसने अपना काम अपनी मर्जी चला ही ना, और इसका प्रोडक्ट और उसका दोनों प्रोडक्ट हैं बॉडी के अंदर, तो मुझे बताएं। तो ये कोडोमिनेंट का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही है ना? भले एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, बना हुआ है, बॉडी में पड़ा हुआ है। हाँ, ये और बात है कि ये आदमी कैरियर है, इसको सिम्टम ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि वो जीन डोमिनेंट ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, वो कवर करेगा बॉडी को, लिवर पर इतना लोड नहीं आएगा, स्प्लीन पर लोड नहीं आएगा, सर्वाइवल होगा सही से, सिकल सेल एनीमिया सीवियर नहीं हो जाएगी, डेथ वगैरह नहीं होगी, ये भी ब्लड ग्रुप इसको डोमिनेंट। हाँ सर थोड़ो मथो को डोमिनेंट एंड प्लेयोट्रॉपिक इफेक्ट बुलाए वनो सिकल सेल एनीमिया जी। सिकल सेल एनीमिया प्लेयोट्रॉपी इसलिए है कि एक दोनों जीन म्यूटेंट हैं, दोनों जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी कर रहे हैं, उन एक के काम करने की वजह से 100 सिम्टम और अपीयर हो रहे हैं। सारे म्यूकस, सारे ऑर्गन्स के कैरेक्टर खराब हो रहे हैं, पेरिस्टालिसिस वाला कैरेक्टर, डाइजेशन वाला, इम्यूनिटी वाला, ये वो सारे, स्किन का वैक्स वाला, स्वीटनिंग वाला, थर्मोरेगुलेशन, ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं। सॉरी, ये तो मैं सीएफ का सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात कर रहा हूँ। सिकल सेल एनीमिया की बात करूँ तो जो पेरिस्टालिसिस समझ आ गई होगी, कहाँ से मैंने गलत बातें की, नहीं आई समझ? क्यों यार? जो ये होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सॉरी सिकल सेल एनीमिया वाला, ये ब्लड में, ब्लड पहले तो चेंज हो गई, शेप चेंज, ये भी एक कैरेक्टर है। फंस गई ब्लड, थ्रम्बस बना, ये भी एक कैरेक्टर है। फंस गया तो किसी ऑर्गन को ब्लड नहीं मिली, पैरालिसिस हो गई, पेन हो गया, वीकनेस हो गई, ये भी एक कैरेक्टर हो गए। और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन सही नहीं पहुंच रही, ये भी मसला हो गया। कितने मसले हो गए? ये हो गई ना क्या, प्लेयोट्रॉपी। लिवर एक्चुअली डायरेक्ट ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता, ब्लड को मैच्योर करता है, इसलिए हम कंसीडर करते हैं ब्लड बनाता है। असली तो ब्लड वो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब लिवर की ड्यूटी होती है, ब्लड लिवर बनाता है। जब लिवर बड़ा होता है, बच्चा पैदा होता है, लिवर कहता है 300 काम मुझे सौंपे गए हैं। बोन मेरो को कहता है ये बड़ा जो काम है ब्लड बनाने वाला, ये तुम ले लो भाई, मुझे नहीं करना, बना के देना, मैं मैच्योर करके दूंगा ब्लड को, ठीक है, वो भी आरबीसी की। तो बच्चे पैदा होने के बाद जो लिवर का काम है ब्लड प्रोड्यूस करना, ये काम नहीं है, पहले काम है, बाद में बोन मेरो काम करता है। केमजी क्लास हल्दी हल्दी बसाओ दवा हल्दी, जो परेशान देवा क्या हो। चलो भाई, प्लेयोट्रॉपी ओ छोकरा बुधो, प्लेयोट्रॉपी के 2 एग्जांपल हो गए। बड़ी क्लास आवाज ही नहीं बड़ी, मेरी आंखें काहे बुधो। प्लेयोट्रॉपी का एक और एग्जांपल देखें, वो सुनिए। कानों से ना सुनने वाली बिल्ली, वाइट फर वाली बिल्ली और नीली आंखों वाली बिल्ली, ये तीनों कैरेक्टर है कि बिल्ली में पाए जाते हैं, एक ही जीन कंट्रोल करता है। वाइट फर होगी और नीली आंखें होगी और बहरी होगी, कानों से डीफ होगी, तो ये एक ही जीन का कैरेक्टर है। कैट का एग्जांपल लिख लें, ये फुल लिख लें तीनों कैरेक्टर आप खुद, ठीक है। ये किसके कौन सा है ये एग्जांपल? और भी एग्जांपल लिख लें। फेबेसी प्लांट सुना है? फेबेसी, फेबेसी फैमिली है,
भला लिग्यूम सुना है? लिग्यूम, लिग्यूम कहते हैं वो प्लांट जो अपने सीड करें फली के अंदर, जैसे मटर, चने, दाल वगैरह, छोले, है ना। ये इन प्लांट को क्या कहा जाता है? लिग्यूम या फेबेसी फैमिली, लिग्यूमिनस प्लांट। PKU MFL पे आते हैं, ठीक है, समझ गए हैं इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सुने, अब इन प्लांट के अंदर क्या होता है, फ्लावर का कलर, पोड का कलर, सीड का कलर और एक्सियल लीफ, एक्सियल लीफ समझ रहे हैं? एक्सियल लीफ पर स्पॉट, ये सारे काम एक जीन के। एक्सियल लीफ इसको कहते हैं, देखें ये ब्रांच है, इससे ये निकला लीफ और इसकी साइड से छोटी लीफ इज कॉल्ड एज एक्सियल लीफ, ठीक है। पत्ते की निकलने वाली जगह पे छोटी लीफ इज कॉल्ड एज एक्सियल लीफ। इस पर डॉट डॉट होते हैं, ये डॉट लगाना एक जीन का कैरेक्टर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भले याद ना करें, ये वाले ऊपर वाले याद होने चाहिए आपको। एक और बात, प्लेयोट्रॉपी का एक और एग्जांपल, ड्रोसोफिला सुनी है? ड्रोसोफिला क्या है? ये मक्खी जो तंग करती है दिन को, रात को वरी मच्छर। ड्रोसोफिला के अंदर टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, स्पर्म रिसेप्टिकल इन केस ऑफ फीमेल। स्पर्म रिसेप्टिकल वो पार्ट है जो स्पर्म को रिसीव करता है, रिसेप्टिकल फीमेल के अंदर, स्पर्म रिसेप्टिकल इन फीमेल। और टेस्टिस का कलर प्लस में आंखों का कलर, आंखों का कलर, ये एक ही जीन का रोल है। तो ये भी एग्जांपल है किसका? गंदम है ना, गंदम, वीट भाई जो खाते हैं हम रोज, इसके जो ग्रेन का कलर है वो एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, इससे कंफ्यूज ना करना। ये फेबेसी फैमिली वो मोनोकाट प्लांट है। सुने भाई, आगे चलें, आगे चल रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं कोडोमिनेंट को, पेज हमारे पूरे हो गए हैं। कोडोमिनेंट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंट में डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक और बात ऐड करें यहाँ पे, प्लेयोट्रॉपी में सारे साइक्लिक रिएक्शन, सारे चेन रिएक्शन और आल्सो द एग्जांपल ऑफ प्लेयोट्रॉपी। कैसे? कैसे? वो ऐसे कि भाई ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, ये वो फाइनली पायरुविक एसिड है ना। मुझे बताएं, ये जो 10 स्टेप वाली ग्लाइकोलाइसिस है, इसमें लाजमी है पायरुविक एसिड बनेगा? लाजमी है पायरुविक एसिड तक खत्म होगी? नहीं। अगर C4 प्लांट है और उसकी नीड है PEP बनाना, है ना, नीड फॉर व्हाट? PEP फॉर व्हाट? फास्फोइनोल पायरुवेट फॉर पेपकेज। जैसे RUBP होती है रुबिस्को के अंदर, तो PEP होती है पेपकेज के अंदर। रुबिस्को गलती करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी जगह चेंज करता है। C4 प्लांट क्या करता है? रुबिस्को की जगह पेपकेज एंजाइम रखता है, जो कि ओनली एक्सेप्ट करता है CO2 को, उसको ये शुगर चाहिए होती है। चलो, ये बात सही नहीं समझ आई बहुत सारे लोगों को, तो ये बताएं, PGAL ये तो बनता है ना, DHAP तो बनता है ना, तो DHAP से बहुत सारे कीटोन बना सकते हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव ग्लाइसरोल ये वो बना सकते हैं। अगर सेल को इन चीज़ों की, अल्कोहल की नीड हो, तो पायरुविक एसिड क्यों बनाएगा? इधर से ही कुछ बना देगा ना, इधर से अमाइनो एसिड बना देगा, फैटी एसिड बना देगा, ये वो, समझ आ रही है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो एक रिएक्शन है 10 स्टेप का, ये 10 पर मुश्तमिल नहीं है।
इससे पता नहीं कौन कौन से प्रोसेस जुड़े हुए हैं। अगर ये ग्लाइकोलिसिस रुक जाए तो पीपी का बनना भी रुक जाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी C4 प्लांट के अंदर। बात समझ आ रही है मेरी, है ना? तो मुझे बताएं, अगर ग्लाइकोलिसिस को चलाने वाला पहला एंजाइम ना हो, पहला एंजाइम का नाम, नेम ऑफ द फर्स्ट एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट बाय एडिंग फास्फेट, ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। अगर ये एंजाइम एबनॉर्मल हो, इट मींस जीन एबनॉर्मल है। अगर दोनों जीन एबनॉर्मल हो, मतलब ये एंजाइम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सारे स्टेप नहीं होंगे। ये तो नहीं होंगे, लिंक रिएक्शन भी नहीं होगा, क्रेप भी नहीं होगी, ईटीसी भी नहीं होगी, एनर्जी भी नहीं होगी, बहुत सारे मसले हो जाएंगे। पीईपी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, है ना? बहुत सारे, शुगर नहीं बनेंगे, अल्कोहल नहीं बनेंगे, डेरिवेटिव नहीं बनेंगे। एक ग्लाइकोलिसिस के, एक एंजाइम के ना होने की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर आ जाएंगे बॉडी में। मुझे बताइए, एग्जांपल है प्लेयोट्रॉपी का या नहीं? ऐसे क्रेब्स साइकिल को क्यों कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे? क्यों कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे? क्योंकि क्रेब्स साइकिल से अमाइनो एसिड भी बनते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन भी है क्रेब्स साइकिल, ऐसा ही है ना? नहीं बनते अमाइनो एसिड? बनते हैं ना? तो क्रेब्स साइकिल रुक जाए तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड। एक भी अमाइनो एसिड अगर ना बने, एक भी, उस अमाइनो एसिड का कितना रोल होता है? सपोज करें टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, उसका पता है किसमें रोल है? टायरोसिन का रोल है खोपड़ी की डेवलपमेंट में, मेलानिन पिगमेंट की डेवलपमेंट में, कलरेशन इसमें, ये आंखों को कलर देने में, बालों को कलर देने में, स्किन को कलर देने में। तो अगर एक क्रेब्स साइकिल रुक रही है तो हजार मसले बॉडी में आ जाएंगे। तो ये भी एग्जांपल है, जितने भी चेन या साइक्लिक रिएक्शन है सारे आर दी एग्जांपल ऑफ प्लेयोट्रॉपी। हाँ भाई, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंट, दूसरा देखें 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 देखें, ए बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन किसकी लगी हुई है? जीन आई ए की भी, आई, दोनों जीन एक्सप्रेस, और दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट लगे हुए हैं, अलग कंसीडर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि इसका फिनोटाइप सी है, ए और बी मिलके न ए रहा न बी रहा सी हो गया, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? ए बी बी बी, ए बी ब्लड ग्रुप। जब दोनों जीन का प्रोडक्ट पड़ा हो तो इसे कहेंगे दोनों जीन साथ साथ डोमिनेंट है, को डोमिनेंट। अगर दोनों जीन डोमिनेंट हो, अच्छा इनका जो प्रोडक्ट है जीन का एक ही है? नहीं, उसकी एंटीजन ए है तो उसकी मेंडल वाले जीन का दो का कैपिटल टी का प्रोडक्ट एक ही था। को डोमिनेंट में जीन दो हैं, डोमिनेंट भी दो हैं। मेंडल वाले दोनों आर कॉल्ड एज होमोजाइगस, को डोमिनेंट वाले दोनों आर कॉल्ड एज डिफरेंट फिनोटाइप। इनका फिनोटाइप एक ही जैसा। तो भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसी फिनोमेना है जब आप एक प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं जिसका फ्लावर हो लाल कलर का। लाल कलर के लिए जीन है कौन सा? कैपिटल आर, दोनों आर, तो फ्लावर कैसा बनेगा? लाल बनेगा। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट नहीं है। दोनों रेड के लिए एक ही जीनोटाइप बन रहा है, फिनोटाइप लाल। अब इसको क्रॉस कराएं व्हाइट फ्लावर बनाने वाले प्लांट से, ये भी सिंपल डोमिनेंट है, होमोजाइगस है। अब इनको क्रॉस करवाएंगे इधर से कैपिटल आर, इधर से, तो ये जो F1 बनी। अब मुझे बताएं ये डोमिनेंट कहेंगे मेंडल वाला या इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहेंगे? भाई कहते तो को डोमिनेंट ना, क्योंकि ये दो जीन हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, मगर इनको इनकम्प्लीट इसीलिए कह रहे हैं कि किस्सा ऐसा है जैसे दूध और करशी जामे श्री मिला लें, व्हाइट और रेड, तो कलर कैसा बनेगा? पिंक। डोमिनेंट कौन? रेड या व्हाइट? दोनों कैसे? कोई भी नहीं। भाई रेड होता तो दूध का कलर अपीयर नहीं होता, दूध और करशी जामे श्री मिलाने से रिमेन कलर, तो हम रेड को कहते वाह डोमिनेंट है ना। अगर व्हाइट हो जाता तो दूध को कहते भाई दूध डोमिनेंट ओवर द करशी जामे श्री। तो ये जो पिगमेंट बना रहा है लाल, और ये भाई मसला ये है
मैं ये एग्जांपल सेम देता हूँ, अगर आप पत्थर उठा के उनको कलर लगा के पत्थर को मिक्स करें तो मिक्स नहीं होंगे, जो लाल होगा वो लाल रहेगा, जो पिंक होगा वो पिंक रहेगा। और अगर आप फ्लूइड को मिला रहे हैं या जो हल हो रही हैं चीज़ें उनको सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो मिलके नहीं कॉम्बिनेशन बन सकती है। तो पिगमेंट कहाँ पे हैं? पिगमेंट एंटीजन जैसी नेचर की नहीं है कि प्रोटीन है डिसॉल्व नहीं होंगी, ए प्रोटीन जुदा रहेगी, बी प्रोटीन जुदा रहेगी। ये जो पिगमेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर हैं। कौन सी सॉल्यूशन के अंदर? पेटल्स के, सेल्स के, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। समझ आ रही है? तो वाइट और रेड जब पिगमेंट मिल रही हैं तो जो फ्लावर नजर आ रहा है पिंक नजर आ रहा है। तो अब हमें ये फ्लावर कैसा नजर आएगा? ना रेड ना वाइट, कलर बी सी, ना इसका ना उसका, ना ये डोमिनेंट ना वो डोमिनेंट, थर्ड पार्टी आ गई। अब क्या ये इस पर डोमिनेंट है? नहीं। क्या ये उस पर डोमिनेंट है? नहीं। क्या दोनों कोडोमिनेंट है? नहीं। कोडोमिनेंट होते तो दोनों का दूध अलग, एक ही गिलास में करशी जामे शीरी अलग, है ना? ऐसा भी नहीं है, मिक्स हो गए। तो प्रोडक्ट मिक्स होने की वजह से इंजीन को कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न रेड वाला एक्सप्रेशन जो हो रहा है ना वाइट का, पिंक हो रहा है। तो पिंक भाई किसका? फिनोटाइप है, ना उसका ना उसका। तो दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इसीलिए नई कॉम्बिनेशन बन गई। समझ आ रही है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जाम्पल आपके पास है मिराबिलस जलाता। इसका दूसरा नाम है 4O कलाक, 4OCLOC के कलाक, और सिंधी में उर्दू में इसका नाम है गुल्ले बनास। ठीक है? और एक और प्लांट भी है डॉग प्लांट, या स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं इसको, स्नैप ड्रैगन या डॉग प्लांट। याद कौन सा करना है? ये वाला, ये हमारे बुक में है, ये हमारे बुक में नहीं है, ओल्ड में है। चलो भाई, कल इनके रेशोज देखेंगे कि इसका रेशो आएगा 1:1, इसका भी आएगा 1:1। ये आप करके आना, मैं जस्ट सवाल पूछूंगा बस। जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशो सेम। F2 कैसे मिलेगी? जब F1 को आप आगे क्रॉस करवाएंगे।